हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एससी हार्डविक वॉल्यूम 1 पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एससी हार्डविक सीरीज को स्टार्ट किया है और इस सीरीज में अब तक हम लोग 1 से लेकर लेसन 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा जो वीडियो सेशन होगा लेसन 15 पर आधारित होगा। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके डेली यूज से लेकर के और एग्जामिनेशन की जरूरतों को पूरा करने की ये योग्यता रखते हैं। ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हाईली फ्रीक्वेंटली ये मतलब ये आस्क्ड वर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं और इनके आने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा डिफेक्ट। आज का हमारा जो सबसे पहला जो वर्ड होगा वो होगा डिफेक्ट। चलिए देखते हैं डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, डिफेक्ट जो है वो नाउन भी है और यही वर्ड वर्ब का भी काम करता है। तो नाउन के सेंस में इसका अर्थ अलग होता है और वर्ब के सेंस में इसका अर्थ अलग होता है। अभी हम लोग डिफेक्ट को नाउन के रूप में देखते हैं कि डिफेक्ट जब नाउन हो जाए तो डिफेक्ट का क्या मतलब होता है। डिफेक्ट मतलब होता है दोष, त्रुटि, खामी, है ना। अगर कोई किसी चीज में दोष है, त्रुटि है, खामी है तो उसमें डिफेक्ट है। चलिए अब इसका नाउन का सिनोनिम्स हम लोग नाउन के रूप में बात करेंगे। नाउन का सिनोनिम्स नाउन होना चाहिए। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं। चलिए अब इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्ट, चलिए शॉर्ट कमिंग, सबका मतलब एक है ना, त्रुटि, खामी। चलिए अगर किसी चीज में डिफेक्ट है इसका मतलब उसमें फॉल्ट है, उसमें शॉर्ट कमिंग है, उसमें खामी है। चलिए इसका हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा त्रुटि, खामी को हम लोग डिफेक्ट कहेंगे। चलिए ये तो नाउन के रूप में है। ये तो डिफेक्ट का यूज हमने नाउन के रूप में किया है। जैसे कि अगर कहें नेत्र दोष, आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, बायो में भी पढ़ना है, नेत्र दोष कहना है, हम कैसे इसको लिखेंगे, आई डिफेक्ट। अगर हमें नेत्र दोष लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आई डिफेक्ट। इसको लिखा जा सकता है आई डिफेक्ट। चलिए अब हम डिफेक्ट को एज ए वर्ब देखेंगे। डिफेक्ट जब वर्ब हो जाए तो डिफेक्ट का क्या अर्थ है, थोड़ा सा अब डिफेक्ट को एज ए वर्ब देखा जाए। चलिए अब डिफेक्ट को हम लोग वर्ब के रूप में देखते हैं। देखिए डिफेक्ट जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है किसी राजनीतिक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना। आप किसी दल को छोड़ करके दूसरे में शामिल होते हैं तो आप उसको डिफेक्ट करते हैं। देखिए अब इसके साथ प्रीपोजिशन क्या होगा। देखिए नाउन के तौर पर कोई प्रीपोजिशन फिक्स नहीं है, लेकिन जब डिफेक्ट का यूज हम लोग वर्ब के रूप में करेंगे तो हम जहां जाते हैं वहां पर प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं और जहां से हटते हैं ना वहां पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि डिफेक्ट अपने साथ टू भी लेगा और अपने साथ फ्रॉम भी लेगा। अब जैसा जरूरत है, अगर हम कहीं जाएंगे हम वहां पर टू लगाएंगे, यदि किसी जगह को छोड़ेंगे हम वहां पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। अब नीड के अनुसार यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज होने वाला है। चलिए डिफेक्ट वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है पार्टी छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाना, यानी कि किसी दल को छोड़ देना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा इसका वर्ब के रूप में सिनोनिम्स देख लिया जाए तो लीव। अगर आप किसी को लीव करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, और इसके लिए एक बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है छोड़ देने के लिए, किसी को मुश्किल में, खासतौर पर मुश्किल में छोड़ देने के लिए, बीच मंझधार में छोड़ देने के लिए वो डिजर्ट है। तो अगर आप किसी पार्टी को अगर डिफेक्ट करते हैं मतलब आप उसको छोड़ देते हैं, मतलब कि दल बदल करना। इसको अगर सिंपल अगर हिंदी में कहें तो इसका हिंदी होता है दल बदल करना। अगर हमको कहना कि कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, मैं कोई ऐसा काल्पनिक बात कहना है कि कई कांग्रेस के नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसको कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना, मेनी, ठीक है ना, कांग्रेस लीडर्स अब ये जहां जा रहे हैं, अब ये बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, हम जहां जाते हैं वहां पर प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। अगर हमको कहना कि कई कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ दिया, अगर ऐसे कहना है कि कई कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया, अब इस वाक्य में अगर हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा। आप किसी को छोड़ते हैं वहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, जहां जाते हैं वहां पर टू का इस्तेमाल करते हैं। हमें कहना है कि कई कांग्रेसी नेता ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, हमको ऐसे कहना है मेनी कांग्रेस लीडर्स। चलिए अब डिफेक्टेड ये कहां जा रहे हैं, ये जहां जाएंगे वहां पर प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। चलिए हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सेवरल कांग्रेस लीडर्स डिफेक्टेड टू द बीजेपी। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। वर्ड नंबर हमारा है 2। देखते हैं वर्ड नंबर 2 क्या है। तो वर्ड है डिफिशियंसी। देखिए किसी चीज की डिफिशियंसी उसकी कमी होती है।
यदि किसी चीज में डिफिशियंसी आ जाए तो उसमें कमी आ जाता है। चलिए, डिफिशियंसी पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है, पहले आप इसको समझिए। यदि किसी चीज की डिफिशियंसी है तो उसकी कमी है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनसफिशियंसी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनसफिशियंसी अपर्याप्तता, कभी लैक, शॉर्टेज, ठीक है ना, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कमी, कमी अथवा अभाव कहिए, किसी चीज की डिफिशियंसी उसकी कमी अथवा अभाव होता है। अब चलिए इसके एंटोनिम्स क्या है? इसके एंटोनिम्स संभव है, इसके एंटोनिम्स हो जाएगा सरप्लस, है ना। सरप्लस का मतलब क्या होता है? अधिकता, किसी चीज का सरप्लस को उसकी अधिकता होती है। हमको कहना है कि विटामिन ए की कमी नेत्र दोष उत्पन्न करते हैं, एक सिंपल सा लाइन है। अगर हमें कहना है कि विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी, ठीक है ना, नेत्र दोष, नेत्र दोष उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, हमें ऐसा कोई बात कहना है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी नेत्र दोष उत्पन्न करता है। हम कैसे लिखेंगे? डिफिशियंसी ऑफ, शॉर्टेज भी लिख सकते हैं। डिफिशियंसी यहां पर यूज होने वाले एक अच्छा वर्ड है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन डिफिशियंसी होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी होता है, हमारे शरीर में कई तरह के डिफिशियंसी होते हैं, मिनरल डिफिशियंसी होता है, वैसे भी लिखा जा सकता है और इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। चलिए, उत्पन्न करता है, कॉज, कॉज मतलब उत्पन्न करना, कॉजेस, ठीक है ना। अब चलिए, वो नेत्र दोष उत्पन्न करता है। अब आई, अब हम लोगों ने अभी दोष के लिए एक वर्ड पढ़ा है डिफेक्ट, ठीक है ना, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आई डिफेक्ट्स। चलिए, तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट रहा, किसी चीज की डिफिशियंसी उसकी कमी होती है। वर्ड नंबर हम लोग थर्ड की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा तीसरा वर्ड क्या है। चलिए, हमारा जो तीसरा वर्ड है आइडेंटिफाई। देखिए, अगर आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब आप उसकी पहचान करते हैं, ठीक है ना। पहचान करना, अगर आप किसी की पहचान करते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? थोड़ा सा इसका सिनोनिम्स देखा जाए। पहचान करने के लिए वर्ड क्या है? रिकॉग्नाइज। अगर आप किसी चीज को अगर पहचान करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा सिंगल आउट है। सिंगल आउट का भी मतलब किसी एक को पहचान करना, और इसके बाद हमारा पिक आउट है। ये सबका मतलब होता है पहचान करना। अगर आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसकी पहचान करते हैं। चलिए, एक जो खोया, जो एक कहने का मतलब है कि मेटल का पहचान किया गया है कि वो मेटल गोल्ड है, मतलब पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेटल क्या है, ठीक है ना, लेकिन मेटल को पहचान किया गया कि मेटल गोल्ड, हमको ऐसा बात कहना है, ठीक है। चलिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? द मेटल वाज, द मेटल वाज, ठीक है ना, आइडेंटिफाइड, द मेटल वाज आइडेंटिफाइड एज गोल्ड। यानी कि पहले तो पता नहीं चला कि मेटल क्या है, लेकिन जब एक्सपर्ट्स उसको जांच किए तो उसका पहचान किस तौर पर हुआ? उसका पहचान गोल्ड के तौर पर हुआ। चलिए, ये आइडेंटिफाई है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। चलिए, अब हम लोग वर्ड नंबर 4 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा चौथा वर्ड क्या है। चलिए, ये हमारा तीसरा वर्ड था आइडेंटिफाई, तीसरा वर्ड था। चौथा वर्ड की ओर हम लोग आते हैं तो इंपोजिंग। वर्ड हमारा है इंपोजिंग। चलिए, इंपोजिंग पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। देखिए, इंपोजिंग का मतलब होता है भव्य, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चीज को इंपोजिंग कहते हैं। यदि कोई चीज बहुत बड़ा है तो इंपोजिंग है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? थोड़ा इसको सिनोनिम्स को देखते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रांड, इंप्रेसिव, ठीक है ना, ग्रांड, इंप्रेसिव, है ना, वेरी लार्ज। अगर तोड़ के लिखे तो कह सकते हैं वेरी लार्ज, है ना, बहुत बड़ा, इसको हम कह सकते हैं बहुत बड़ा। चलिए, इसको कहा जा सकता है बहुत बड़ा अथवा भव्य, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये किसी ऐसा नहीं कि किसी एक फील्ड के लिए इस्तेमाल होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इंपोजिंग टारगेट, अगर इसके फ्रेजेस को लेके चले, छोटा छोटा पहले फ्रेजेस को देख चलते हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है तो इंपोजिंग टारगेट, बहुत बड़ी चुनौती है, इंपोजिंग चैलेंज, कुछ भी हो सकता है। वो बहुत बड़ी इमारत में रहता है, इंपोजिंग बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हमें कहना है कि वो एक बहुत बड़ी इमारत में रहता है, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे? ही लिव्स, ही लिव्स, ठीक है ना, इन एन इंपोजिंग बिल्डिंग, वो एक बहुत बड़े भवन में रहता है। चलिए, हमको कहना है कि शहर का वो एक बहुत बड़ा हस्ती है। हमको कहना है कि शहर का वो एक बहुत बड़ा हस्ती है। कैसे इसको लिखेंगे? ही इज एन इंपोजिंग पर्सनालिटी, ही इज एन इंपोजिंग पर्सनालिटी। हाँ, हस्ती के लिए एक वर्ड पर्सनालिटी है,
या एक वर्ड फिगर भी है, फिगर का भी मतलब हस्ती होता है। चलिए फिगर का मतलब है तस्वीर नहीं समझा जाए, फिगर का मतलब हस्ती समझा जाए, तो पर्सनालिटी या फिगर दोनों में से लिखा जा सकता है। ही इज एन इम्पोजिंग पर्सनालिटी या फिगर ऑफ द टाउन। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वह शहर का एक बहुत बड़ा हस्ती है। तो चलिए इम्पोजिंग का मतलब ये हुआ। अब इसके एंटोनिम्स चलिए यहीं पर काम कर दिया जाए। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? माइनर, माइनर है ना, छोटा, तुच्छ, तुच्छ या छोटा चीज को जो कि बहुत बड़ा नहीं है ना, बहुत भव्य नहीं है, वो माइनर है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 5 में मूव करते हैं, देखते हैं हमारा वर्ड नंबर 5वां क्या है। चलिए हम लोग आगे आते हैं इनिशियल। हम लोग आगे आते हैं इनिशियल। चलिए इनिशियल का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक, ठीक है ना। कोई चीज अगर इनिशियल स्टेज में है तो अपने प्रारंभिक चरण में है। चलिए पहले पार्ट ऑफ स्पीच तो क्लियर कर ले कि पार्ट ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव है। इनिशियल को हम लोग एडजेक्टिव के तौर पर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इनिशियल का साइनो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, फर्स्ट, बिगिनिंग, फर्स्ट, बिगिनिंग। चलिए ठीक है ना, अगर किसी चीज की अगर वो इनिशियल अगर है तो वो शुरुआती अवस्था में है, फर्स्ट स्थिति में है, बिगिनिंग स्टेज में, कमेंसिंग स्टेज में है वो। चलिए इनिशियल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका तो सिनोनिम्स हो गया, इसका तो सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका मतलब आखिरी होगा, लास्ट या फाइनल। चलिए आखिरी, और इनिशियल का इसका हिंदी क्या हो जाएगा? प्रारंभिक, शुरुआती। चलिए यदि कोई चीज यदि प्रारंभिक अवस्था में है तो इनिशियल स्टेज में है। चलिए अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हम कह सकते हैं कि बीमारी के शुरुआती चरण में जो लक्षण है ना वह मामूली से लक्षण, हमको कहना है कि बीमारी के शुरुआती चरण में लक्षण है वह मामूली से लक्षण है। कैसे लिखेंगे इसको? अगर हिंदी में लिखा जाए कि बीमारी के शुरुआती चरण में, बीमारी के शुरुआती चरण में, ठीक है ना, मामूली लक्षण है, मतलब लक्षण गंभीर नहीं है, ठीक है ना। चलिए मामूली सा लक्षण है बीमारी के शुरुआती चरण में, हमको ऐसे कहना है। हम कैसे लिखेंगे? द सिम्टम्स आर, इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? द सिम्टम्स आर, लक्षण है ना, द सिम्टम्स आर है ना नॉट सीरियस, है ना, द सिम्टम्स आर नॉट सीरियस। चलिए इन द इनिशियल, प्रारंभिक के लिए वर्ड क्या पढ़ रहे हैं? इनिशियल, ठीक है ना, स्टेज ऑफ द डिजीज। ये किसी डिजीज के बारे में कहा गया है कि डिजीज के शुरुआती अवस्था में जो लक्षण है वो बहुत गंभीर नहीं है। चलिए ये हमारा इनिशियल रहा। ये वर्ड नंबर हमारा जो है वो देखते हैं, इस वर्ड नंबर जो है 5 है, वर्ड नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। इंस्पायर, वर्ड नंबर हमारा 6 जो होगा वो क्या होगा? इंस्पायर होगा। चलिए वर्ड हमारा इंस्पायर है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। इंस्पायर पार्ट ऑफ स्पीच से क्या वर्ब है? अगर आप किसी को इंस्पायर करते हैं आप उसको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं आप उसको। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनकरेज, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनकरेज, मोटिवेट, मोटिवेट, ठीक है ना। अगर आप किसी को अगर इंस्पायर करते हैं, आप उसको इंकरेज करते हैं, आप उसको मोटिवेट करते हैं, आप उसको स्टिमुलेट करते हैं। और इसको आप सिंपल सा भाषा में कहें तो इंस्पायर का मतलब होता है प्रभावित करना। अगर आप किसी को इंस्पायर करते हैं, आप उसको कुछ करने के लिए प्रभावित करते हैं। जैसे कि उन्होंने हमें कड़ी मेहनत करने के लिए मन प्रेरित किया, ठीक है ना। चलिए अगर हमको कहना है कि उन्होंने हमें कड़ी मेहनत करने के लिए, ठीक है ना, प्रेरित किया। चलिए उन्होंने हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। चलिए हम कैसे लिखेंगे? ही, चलिए प्रेरित किया, इंस्पायर्ड अस टू डू हार्ड वर्क, टू डू हार्ड वर्क। तो ये इंस्पायर है, ठीक है। चलिए अब हम एक, चूंकि आज जो है वो वर्ल्ड योगा दिवस है, लेकिन ये वर्ल्ड योगा दिवस लाया किसने है? ये किसकी इंस्पिरेशन से वर्ल्ड योगा दिवस आया? तो मिस्टर मोदी के ये प्रयास से ये 21 जून को योगा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हमको कहना है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, सॉरी योगी की बात मैं शुरू में कह दिया था, वो मोदी होंगे। तो मिस्टर मोदी ने वर्ल्ड को योगा अपनाने के लिए इंस्पायर किया, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। चलिए कैसे कहेंगे? मिस्टर मोदी, ठीक है ना, इंस्पायर्ड द वर्ल्ड, ठीक है ना, टू प्रैक्टिस
टू प्रैक्टिस योगा, है ना, टू प्रैक्टिस योगा टू स्टे फिट। चलिए अब ये पूरा लाइन का हिंदी क्या निकलेगा। मिस्टर मोदी ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया कि वो योगा का अभ्यास करे, है ना, तंदुरुस्त रहने के लिए। तो ये इंस्पायर का मतलब हुआ। अगर आप किसको इंस्पायर करते हैं, आप उसको कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए आप उसको प्रेरित करते हैं। चलिए तो ये हमारा वर्ड नंबर रहा, वर्ड नंबर 6। वर्ड नंबर 7 में हम लोग आते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 7 क्या है। चलिए लिटरली, देखिए लिटरली का मतलब क्या होता है। अगर कोई चीज अगर लिटरली है तो वो पार्ट ऑफ स्पीच से एडवर्ब है। हम पहले इसको ये समझ ले। लिटरली का मतलब होता है वास्तव में, एक इसका मतलब होता है। दूसरा मतलब होता है एग्जैक्टली जैसा कहा गया वैसा, हूबहू, है ना, हूबहू वो लिटरली होता है। चलिए लिटरली के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पहले इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रूली, है ना, एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए इसको हम कह सकते हैं क्या, एक्चुअली थोड़ा क्लियर कर देते हैं। चलिए ट्रूली, एक्चुअली। चलिए हम लिख सकते हैं इसके लिए एक वर्ड एग्जैक्टली। तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, लिटरली का हिंदी निकलेगा हु बहू, हु बहू, ठीक है ना। चलिए जैसा कहा गया वैसा, जैसा कहा गया वैसा, या हम कह सकते हैं सचमुच, ठीक है ना। हमको कहना है कि सचमुच में वो गधा ही है, एकदम मूर्ख है। हमको ऐसे कहना है कि सचमुच में वो एकदम मूर्ख है। चलिए हमको कहना है कि सचमुच में, सचमुच में वह एकदम मूर्ख है। चलिए मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ना, इस बात को करने में कोई डाउट नहीं। हम क्या लिख सकते हैं, ही इज, है ना, लिटरली, ही इज लिटरली, चलिए स्टूपिड, ही इज लिटरली स्टूपिड, सचमुच में वो मूर्खी हैं। चलिए ये लिटरली का एंटोनिम्स देख लिया जाए। इसका एंटोनिम्स यही कर देते हैं, ठीक है ना। लिटरली का एंटोनिम्स हो जाएगा लूजली, मोटे तौर पर, है ना। आप कोई चीज को मोटे तौर पर कहते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसके लिए वर्ड है लूजली। लूजली का मतलब है ढीला नहीं, मोटे तौर पर। कोई चीज को ना आप मोटा मोटी वे में कहते हैं तो वो लूजली कहते हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली कहते हैं तो आप लिटरली कहते हैं, आप उसको लिटरली कहते हैं। चलिए ये वर्ड नंबर 7 रहा। वर्ड नंबर 8 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं वर्ड नंबर हमारा 8 क्या है। चलिए वर्ड नंबर 8 हमारा है मैग्नीट्यूड। हमारा वर्ड नंबर 8 है मैग्नीट्यूड। देखिए किसी चीज का मैग्नीट्यूड उसका स्तर होता है, किस पैमाने पर, किस स्तर पर कोई काम होता है उसका वो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। चलिए मैग्नीट्यूड के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई। मैग्नीट्यूड ये फिजिक्स वाला मैग्नीट्यूड नहीं है, ये इंग्लिश का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का सिनोनिम्स हो जाएगा स्केल, एक्सटेंट, बहुत बढ़िया वर्ड है, प्रोपोर्शन, है ना, सॉरी ये बहुत बढ़िया वर्ड है। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, बहुत इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड का अर्थ क्या है। अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो स्तर, स्तर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए कि पैमाना, ठीक है ना। चलिए किसी चीज का क्या स्केल है, किस स्तर पर वो चीज है। क्या आप समस्या के स्तर को समझते हैं कि समस्या किस स्तर का है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, कैन यू रियलाइज। हमको पूछना है किसी से ना कि क्या आप समस्या का जो प्रॉब्लम है, क्या आप इसके लेवल को जानते हैं कि इसका लेवल क्या है। ये लो लेवल का प्रॉब्लम है, क्या हाई लेवल का प्रॉब्लम है, क्या आपको प्रॉब्लम का एहसास है लेवल को। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, कैन यू रियलाइज, कैन यू रियलाइज द रियल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये एक सवाल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। क्या आपको समस्या का मैग्नीट्यूड का एहसास है कि समस्या का मैग्नीट्यूड क्या है। चलिए हमको कहना है कि किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं, है ना। किसान आज बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे, फार्मर्स आर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, ठीक है ना, ऑन हाई मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऑन हाई मैग्नीट्यूड। या हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की जगह पर हम स्केल भी लिख सकते हैं, लार्ज स्केल होता है, कोई चीज बड़े पैमाने पर होता है। अगर स्केल का अगर हम इस्तेमाल करना होता तो ये हाई को हटा करके हम क्या लिखते हैं, सबका पेयर अलग अलग है, ये ध्यान देना होगा। अगर हमको स्केल से बनाना है तो ये वर्ड का थोड़ा सा चुनाव हमें बुद्धिमानी से करना होगा। तो ये मैग्नीट्यूड है, किसी चीज की मैग्नीट्यूड उसका स्तर होता है, उसका पैमाना होता है। चलिए ये वर्ड नंबर हमारा 8 रहा। वर्ड नंबर हम लोग 9 की ओर मूव करते हैं। तो 9 है मैनिफेस्ट। हमारा वर्ड नंबर जो 9 है वो है मैनिफेस्ट। देखिए मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, दिखाना, प्रदर्शित करना, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं तो आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे,
इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेट, इसका सिनोनिम्स पहले देख लिया जाए, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेट। चलिए एग्जिबिट, एग्जिबिट, चलिए एक बढ़िया वर्ड है, टॉप क्लास का वर्ड है, इविंस। इविंस का भी अर्थ होता है दिखाना, प्रकट करना। अगर आप कुछ को इविंस करते हैं, आप उसको प्रकट करते हैं, आप उसको दिखाते हैं। चलिए ये किसी भावना के सेंस में ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मैनिफेस्ट का मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना, तो क्या कोई इमोशंस, कोई फीलिंग। चलिए अब इसके हम एंटोनिम्स को देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स पॉसिबल है, इसका एंटोनिम्स छिपाना है ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा छिपाना। इसका अगर उल्टा वर्ड के बारे में बात करें तो छिपाना। इसके लिए दो वर्ड है, हाइड और कंसील। हाइड और कंसील, हाइड मतलब ही छिपाना और कंसील मतलब ही छिपाना। चलिए हमें कहना है कि आजकल जो लोग हैं ना वो उग्र राष्ट्रवाद दिखला रहे हैं, है ना। ये आजकल जो लोग हैं ना उग्र राष्ट्रवाद दिखला रहे हैं। राष्ट्रवादिता तो ठीक है, लेकिन ये इनका जो राष्ट्रवाद है ना वो उग्र टाइप का है। कैसे लिखेंगे, नावाडेज, इन दिनों, देखिए कैसे, देखिए ये लिखने का एक तरीका है। आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ ए डेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बोथ आर पॉसिबल। नावाडेज पीपल आर मैनिफेस्टिंग, पीपल आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, इसको थोड़ा सा और अच्छा तरह से बनाया जाए, ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, एग्रेसिव, उग्र। एग्रेसिव का मतलब उग्र, ठीक है ना। चलिए नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो आजकल जो लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं उग्र राष्ट्रवाद दिखलाने के लिए। चलिए तो एक तो ये मैनिफेस्ट हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा वर्ड नंबर जो होगा वो 11 होगा। चलिए इसके बाद मैनिफेस्ट के बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है मेट्रोपोलिस। कुछ खास नहीं है। मेट्रोपोलिस का मतलब देखिए महानगर को ना मेट्रोपोलिस कहते हैं। चलिए मेट्रो, मेट्रो इसका शॉर्ट नाम है मेट्रो। मेट्रो मतलब महानगर। चलिए मेट्रोपोलिस जो है वो नाउन है। कुछ नहीं करना है इसके लिए, बिग सिटी को ना मेट्रोपोलिस कहते हैं बस। लार्ज, लार्ज सिटी को ना मेट्रोपोलिस कहते हैं। इसमें कुछ हमें ज्यादा नहीं करना है, महानगर। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 12 की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉरी, ये वर्ड नंबर 9 था, ये वर्ड नंबर 10 हो जाएगा। ये वर्ड नंबर 9 था, ये वर्ड नंबर 10 होगा। ये वर्ड नंबर जो है 10 है। वर्ड नंबर हम 11 की ओर आते हैं, प्लेसिड। हमारा अगला जो वर्ड है वो प्लेसिड है। थोड़ा देखते हैं प्लेसिड का मतलब क्या होता है। देखिए प्लेसिड अगर आप हैं तो आप उग्र नहीं हैं, आप एकदम शांत रहते हैं, इवन टेम्पर्ड है आपका। आप ना तो हताश होते हैं, ना आप दुख में हताश होते हैं, और ना खुशी में आप उत्तेजित होते हैं। जो उत्तेजित ना हो, जो हताश ना हो, तो एकदम एक समान वो हो, वो प्लेसिड होता है, ठीक है ना। चलिए प्लेसिड पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इवन टेम्पर्ड, एक समान मिजाज रहेगा, ठीक है ना। जो उत्तेजित ना हो वो प्लेसिड होता है। या इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हैं, है ना। इसके लिए हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं ट्रैंक्विल, एकदम शांत रहेगा, एकदम शांत रहेगा। इसमें किसी तरह का ना मतलब कि हड़बड़ाहट नहीं रहेगा। तो हम सिंपल इसका हिंदी लिख सकते हैं, शांत एवं उत्तेजित ना होने वाला, एवं उत्तेजित ना होने वाला। ये व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और ऐसा जानवर के लिए भी हो सकता है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि एकदम शांत मिजाज, हमको कहना है कि वो सीधा सीधा, अगर हमको कहना है कि सीधी गाय, सीधी बकरी, सीधा घोड़ा, सर इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। इसके लिए यही प्लेसिड और एक और वर्ड डोसाइल इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यदि कोई जानवर एक्साइटेड ना हो, उत्तेजित ना हो, अनियंत्रित ना हो, तो वो ये जानवर और व्यक्ति दोनों के लिए आते हैं, है ना। ये जो इस्तेमाल होते हैं पर्सन और एनिमल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई पर्सन भी ऐसा हो सकता है और कोई एनिमल भी ऐसा हो सकता है। सेंटेंस देखा जाए हम क्या लिख सकते हैं, ही इज अ मैन ऑफ, ही इज अ मैन ऑफ, ठीक है ना। चलिए प्लेसिड डिस्पोजिशन, प्लेसिड डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन स्वभाव मिजाज, ठीक है ना। डिस्पोजिशन का अर्थ होता है स्वभाव मिजाज। इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी ये होगा कि वो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, वो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है। चलिए अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स को थोड़ा सा यहीं पर मैनेज किया जाए। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाए, एक्साइटेबल जो कि उत्तेजित हो जाए, उत्तेजित होने वाला। यदि कोई व्यक्ति अगर क्या कहते हैं कि यदि वो एक्साइटेबल है यानी कि वो उत्तेजित होने वाला है, ठीक है ना। ये डिस्टर्ब भी हो जाता है। चलिए इसका एक और एंट हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उत्तेजित होने वाला। आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसका अगर हिंदी कहा जाए तो उत्तेजित होने वाला, उत्तेजित होने वाला। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, वर्ड नंबर 12 की ओर देखते हैं। वर्ड नंबर हमारा 12 क्या है।
चलिए, ये इसके बाद एक है प्रोडिजियस। देखिए, प्रोडिजियस बहुत अच्छा वर्ड है। प्रोडिजियस जो है ना, बहुत ही कमाल का वर्ड है। प्रोडिजियस एडजेक्टिव है। पहले हम इसे समझते हैं, पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर कर लेते हैं। प्रोडिजियस एडजेक्टिव है। प्रोडिजियस का मतलब होता है वंडरफुल, अमेजिंग, अद्भुत, शानदार, बहुत बड़ा। ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देखा जाए। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग, है ना, वेरी बिग, बहुत बड़ा। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर ये बिग है, आप इसको बिग पढ़ें, वेरी बिग, बहुत बड़ा। चलिए, अब चलिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइनर, छोटा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा माइनर, छोटा। ठीक है ना। चलिए, हमको कहना है कि वो एक अद्भुत, इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा अद्भुत, बहुत बड़ा, अद्भुत, बहुत बड़ा। चलिए, हमको कहना है कि वो एक अद्भुत प्रतिभा का बच्चा है, मतलब बच्चा है, उसमें अद्भुत प्रतिभा है। कैसे लिखेंगे, ही इज ए चाइल्ड ऑफ, ही इज ए चाइल्ड ऑफ प्रोडिजियस जीनियस, है ना, प्रोडिजियस जीनियस। चलिए, तो ये हमारा प्रोडिजियस का मतलब है। प्रोडिजियस, यदि कोई चीज प्रोडिजियस है तो वो बहुत बड़ा है, वो वंडरफुल है, वो अमेजिंग है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। प्रोडिजियस के बाद है प्रोवेस। हमारा वर्ड नंबर 13 में आते हैं, तो वर्ड नंबर 13 हमारा हो जाएगा प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब योग्यता होता है ना, एबिलिटी को प्रोवेस कहते हैं। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, योग्यता, है ना, कौशल, कौशल, इसका शुद्ध हिंदी तो कौशल, प्रवीणता। ठीक है ना। चलिए, इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके लिए एबिलिटी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है ना, फ्लेयर। और इसके लिए अगर इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एबिलिटी, एप्टीट्यूड और फ्लेयर। इसका हिंदी हो जाएगा कौशल और प्रवीणता। किसी फील्ड में अगर आपकी कौशल है, आपकी प्रवीणता है, तो उस फील्ड में आपका क्या है, आपका उस फील्ड में प्रोवेस है ना। किसी फील्ड में अगर आपका प्रोवेस है, इसका मतलब है कि उसमें आपकी योग्यता है। आजकल जो खिलाड़ी निकल रहे हैं ना, इनमें हार्ड हिटिंग प्रोवेस है, इन जोर से मारने की क्षमता है। पहले के खिलाड़ियों में ऐसा बहुत कम होता था, पहले टेस्ट क्रिकेट ज्यादा होता था, तो लोग क्लासिक शॉट खेलते थे। आज के जो दौर में T20 जब से आया है ना, तो लोगों को कैसे खिलाड़ियों को देखा जा रहा है, कैसे खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी देख रही है, जो कि हार्ड हिटिंग करने की उसमें प्रोवेस हो, उसमें योग्यता हो। चलिए, हम कैसे लिख रहे हैं इसको, है ना, लिख रहे हैं कि न्यू प्लेयर्स, है ना, न्यू प्लेयर्स जो नए नए खिलाड़ियां हैं, ठीक है ना, न्यू प्लेयर्स हैव हार्ड हिटिंग, है ना, न्यू प्लेयर्स हैव हार्ड हिटिंग प्रोवेस। आप आजकल जो नए नए खिलाड़ियां हैं, इनमें कौन सी क्षमता आ गई है, इनमें हार्ड हिटिंग प्रोवेस आ गई है। तो चलिए, हमारा प्रोवेस रहा। वर्ड नंबर हम लोग मूव करते हैं, वर्ड नंबर 14 देखते हैं कि हमारा वर्ड नंबर 14 क्या है। चलिए, वर्ड नंबर हमारा 14 है रेस्ट्रिक्शन। कुछ खास नहीं है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक, पाबंदी। ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। चलिए, इसके सिनोनिम्स को देख लिया जाए। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बैन, लिमिट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बैन, लिमिट, लिमिटेशन, बैन, लिमिट, लिमिटेशन। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा रोक। जैसे कि अभी हमको कहना है कि अमेरिका ने, है ना, रूस पर कई तरह के रोक लगा रखे हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसका पहले एंटो कर लिया जाए। तो रोक का एंटो क्या हो जाएगा, फ्रीडम, आजादी। इसका एंटो जो हो जाएगा फ्रीडम, आजादी। यदि आपको किसी चीज से फ्रीडम है तो आपको करने की आजादी है। चलिए, हमको कहना है कि अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। चलिए, द यूएसए हैज इम्पोज्ड, द यूएसए हैज इम्पोज्ड, चलिए, सेवरल रेस्ट्रिक्शंस, है ना, सेवरल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, ऑन रसा। द यूएसए हैज इम्पोज्ड सेवरल रेस्ट्रिक्शंस ऑन रसा। तो ये हमारा ये वर्ड नंबर 14 रेस्ट्रिक्शन रहा। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग 15 की ओर आते हैं। तो हमारा वर्ड होगा राइट। हमारा अगला जो वर्ड है वो राइट। राइट का मतलब क्या होता है, कर्मकांड या संस्कार, पूजा पाठ को राइट कहते हैं। देखिए, ये राइट अलग है, और जो दंगा वाला होता है ना, राइट छिड़ गया, उसको राइट नहीं कहते, राइट कहते हैं। जो दंगा वाला है ना, वो राइट है। ये थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम लोग राइट इसको ना समझे, दंगा वाला को राइट ये नहीं है, दंगा वाला राइट ये है। ठीक है ना। चलिए, ये राइट नाउन है। इस राइट का मतलब क्या है, कर्मकांड, पूजा पाठ, पूजा पाठ कहना है कि पूजा पाठ में दिन भर वो लगा रहता है।
तो कोई तरह का कर्मकांड या पूजा पाठ या संस्कार होता है ना, तो वो राइट कहलाता है। हमको कहना अंतिम संस्कार कहना है ना, अंतिम संस्कार करना। तो क्या होता है, जो जलाने का प्रोसेस होता है उसको हिंदू में अंतिम संस्कार कहा जाता है, लास्ट राइट। हमको कहना है कि दाह संस्कार, फनरल राइट। तो चलिए राइट नाउन है और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लिया जाए। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिचुअल, बहुत बढ़िया वर्ड है। राइट एंड रिचुअल तो एक साथ इस्तेमाल होते हैं। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, कर्मकांड, पूजा पाठ, ठीक है ना, इत्यादि। इसका मतलब या संस्कार भी आप कह सकते हैं। संस्कार का मतलब माता पिता वाला संस्कार नहीं, हिंदू में 16 संस्कार हैं और अंतिम जो संस्कार है वह दाह संस्कार है, ठीक है ना। चलिए अब इसको कहना है तो हम कैसे अंतिम संस्कार लिखना है, हमें लिखना अंतिम संस्कार। इसके लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, लास्ट राइट, ये हो जाएगा लास्ट राइट। हमें कहना है दाह संस्कार, जलाने को ना दाह कहते हैं, दाह संस्कार, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, फनरल राइट। चलिए ये वर्ड नंबर हमारा जो था वो 15 था, वर्ड नंबर 16 की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए सेंचुअरी, सेंचुअरी क्या मतलब, सेंचुअरी का मतलब अभयारण्य होता है, ठीक है ना, सेंचुअरी का मतलब अभयारण्य होता है, ये नाउन है, ठीक है ना। तो इसका एक सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिजर्व आप कह लीजिए, रिजर्व का भी मतलब अभयारण्य होता है, ठीक है ना। चलिए इसका एक सिनोनिम्स है, लेकिन देखिए हम लोग इसके तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग इसके तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग सेंचुरी का अलग अर्थ देखेंगे। सेंचुरी एक ऐसा जगह होता है जहां पर लोग शरण पाते हैं, पनाहगाह, इसको आप ऐसे समझिए, इसके तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं, हमें अभयारण्य से ज्यादा लेना देना नहीं है। चलिए लिख देते हैं, जब इतना कर दिए तो 2 अक्षर और सही। हमें जाना है, इसका जो मेन अर्थ है ना वो है सेफ प्लेस। सेफ प्लेस, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेफ प्लेस, खासतौर पर गलत व्यक्ति के लिए, खासतौर पर गलत टाइप के लोगों के लिए जो सेफ प्लेस होता है ना वो सेंचुरी कहलाता है। चलिए इसको आप सिंपल आप हिंदी में कह सकते हैं पनाहगाह, जहां पर लोग पनाह पाते हैं, लेकिन गलत सेंस में। जैसे कि पाकिस्तान आज आतंकवादियों के लिए क्या हो गया है, दुनिया भर के आतंकवादी पाकिस्तान में जाकर शरण पा रहे हैं। हम कह सकते हैं क्या कि पाकिस्तान हैज बिकम ए सेंचुरी फॉर टेररिस्ट, फॉर टेररिस्ट। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि पाकिस्तान है ना आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह साबित हो चुका है, एक पनाहगाह बन गया है। तो चलिए ये हमारा सेंचुरी है। वर्ड नंबर 17 की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा वर्ड नंबर 17 क्या है। चलिए इसमें वर्ड स्टेबल, देखिए अगर कोई चीज अगर स्टेबल है तो वह स्थिर है, स्टेबल एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है तो वो स्थिर है, ठीक है ना, हिल डुल नहीं रहा है, आप ऐसा समझिए। सिनोनिम्स क्या, उसमें कोई तरह का फ्लक्चुएशन नहीं है। इसका लिख सकते हैं फिक्स, एस्टैब्लिश्ड, रेगुलर, ठीक है ना। और इसका हिंदी जो होगा, अगर हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी होता है स्थिर, स्टेबल मतलब स्थिर। चलिए वर्ड नंबर 18 की ओर मूव करते हैं, कोई खास ये वर्ड्स नहीं है। चलिए वर्ड नंबर 18 स्टेपल, बढ़िया वर्ड। स्टेपल का मतलब होता है मूलभूत, जरूरी के, लेकिन भोजन के सेंस में, ठीक है ना, मुख्य भोजन जो होता है ना स्टेपल फूड होता है। चलिए स्टेपल जो है पार्ट ऑफ स्पीच से क्या, पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मेन, चीफ, प्राइमरी, लेकिन भोजन के सेंस में ये इस्तेमाल होता है, थोड़ा हमें ये देखना है। मुख्य है ना, मुख्य, आधारभूत, लेकिन क्या चीज, भोजन। चलिए आप ऐसा समझिए भोजन के सेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे नवजात जो शिशु है, माँ का दूध उनके लिए क्या है, एक मूलभूत आहार है ना, उनके लिए एक मेन भोजन है। हमको ऐसे लिखना है कि मदर्स मिल्क, ठीक है ना, इज अ स्टेपल डाइट, इज स्टेपल डाइट, ठीक है ना, फॉर दैट है ना, फॉर न्यूली बॉर्न बेबी, फॉर न्यूली बॉर्न बेबी। इसका हिंदी क्या है कि नवजात बच्चों के लिए, सॉरी, नवजात बच्चों के लिए जो मदर्स मिल्क है वो क्या, स्टेपल डाइट है, न्यूली बॉर्न बेबी। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 19 की ओर मूव करते हैं। तो 19 वर्ड है आपका ट्रियम्फल। देखिए ट्रियम्फल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रियम्फेंट, पढ़िए आप, है ना। ये ट्रियम्फल और ट्रियम्फेंट एक जैसे वर्ड है, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर है। ट्रियम्फेंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ट्रियम्फल का मतलब क्या है, विजयोत्सव। इसको अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, जो विजय के उत्सव के उपरांत किया जाए, ठीक है ना। कनेक्टेड विथ विक्ट्री, इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखे, कनेक्टेड विथ विक्ट्री, जिसका संबंध विक्ट्री से हो,
तो इसको सिंपल हिंदी कहते हैं विजयोत्सव। जैसे कि विजय के उपरांत मनाने वाला जश्न, उसको क्या कहेंगे? ट्रियम्फल सेलिब्रेशन, है ना, ट्रियम्फल सेलिब्रेशन, जो कि युद्ध के जो कि मतलब कि विजय के उपरांत मनाया जाता है, ये ट्रियम्फल सेलिब्रेशन होता है। ट्रियम्फेंट क्या है ना, पार्ट ऑफ स्पीच से ये क्या है? ट्रियम्फेंट एडजेक्टिव है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। ट्रियम्फेंट मतलब विजयी, है ना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा विक्टोरियस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा विक्टोरियस। चलिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, विजयी होना। विजयी होना में होना का अंग्रेजी बिकम नहीं होगा, ठीक है ना। विजयी होना में होना का अंग्रेजी इमर्ज होगा, इमर्ज। अब विजय के लिए आपके पास दो वर्ड है, एक आपके पास विक्टोरियस है और एक आपके पास जो है वो है क्या है? ट्रियम्फेंट। मतलब कि अगर विजयी होना में अगर आपको लिखना है तो होना का अंग्रेजी बिकम नहीं होगा, होना का अंग्रेजी इमर्ज होगा। हमको कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में रूस विजयी हुआ, हमको ऐसे कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में रूस विजयी हुआ। चलिए, हमको ऐसा कोई बात कहना है। चलिए, तो रूस पहले विजयी हुआ, पहले इतना भाग उठाते हैं, कैसे लिखेंगे? रसा। चलिए, अब यहां होना का अंग्रेजी क्या है? इमर्ज है, ठीक है ना, बिकम नहीं। रसा इमर्ज्ड, सिंपल पास्ट टेंस ये वाक्य बनेगा, रसा इमर्ज्ड। क्या? विजय। विजय के लिए दो वर्ड हमारे पास है, या तो हम विक्टोरियस लिखे या तो हम ट्रियम्फेंट लिखे। ट्रियम्फेंट एक बहुत बढ़िया वर्ड है। चलिए, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? रसा इमर्ज्ड ट्रियम्फेंट इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा। हमने टोटल 20 वर्ड्स किए, जिसमें लगभग 15 से 16 वर्ड्स आपके लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार नहीं, आप इनको बार बार देखें, आपका किया गया कोई भी मेहनत, है ना, बेकार नहीं जाने वाला है। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे डेली यूजेस से लेकर के और एग्जामिनेशन तक के वो पर्पस को पूरा करने वाले हैं। तो आज की बात बस इतना ही, लेकिन आपका यह हार्डवीक का सीरीज जारी रहेगा। आप इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आप नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।